अमृता और योगेश की शादी को 1 वर्ष पूरा हो चुका था। अमृता पुलिस में एसपी पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त थी और योगेश एक व्यवसायी बिजनेसमैन था। उसकी अपनी कंपनी थी जिसमें बेडशीट, गद्दे और तकिए बनते थे। 1 साल गुजरने के बाद योगेश का व्यवसाय मुनाफा नहीं कमा पा रहा था। वो ठप सा पड़ गया था, जिसकी चिंता उसे सताने लगी। वहीं एसपी साहिबा यानी योगेश की पत्नी का करियर बुलंदियों पर चढ़ने लगा था। योगेश की असफलता और अमृता की सफलता के बीच इतनी दूरियां बन गईं कि अब उन दोनों के रिश्ते में भी खटास पड़ने लगी। उनके पति पत्नी के रिश्ते में दूरी, गैप बनने लगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक दिन जब एसपी साहिबा अपनी कार से घर से ऑफिस के लिए निकलती हैं। रास्ते में एक आईएएस अधिकारी का घर पड़ता है। वो देखती हैं कि करीब 10-12 लड़कियां गेट पर खड़ी हैं और पुलिस वाले उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां भाग नहीं रही हैं। एसपी साहिबा को खतरा महसूस होता है तो वो अपनी गाड़ी रुकवाती हैं और गेट पर पहुंचती हैं। वो लड़कियों से उनके वहां जमे होने का कारण पूछती हैं कि तुम यहां क्यों खड़ी हो और क्या देख रही हो। लड़कियां एसपी साहिबा से कहती हैं, हम जो देख रहे हैं उसे तुम भी देखो और तुम भी लाइन में लग जाओ। ये सुनकर एसपी साहिबा ने अंदर देखने की कोशिश की और गेट से झांकने लगीं। वो देखती हैं कि जो आईएएस साहब हैं वो अपने गार्डन में चाय पी रहे हैं। दोस्तों, ये आईएएस अधिकारी रवि सक्सेना थे, जो देखने में काफी हैंडसम थे। जब एसपी साहिबा ने उन्हें देखा तो वो दंग रह गईं और उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया। उन्होंने उसे अपने दिल में बसा लिया। दोस्तों, अब उनके दिन केवल रवि सक्सेना की याद में ही गुजरने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अमृता ने रवि से मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मिलने में चूक हो जाती, वो उन्हें मिल नहीं पाती। तो वो अब उनसे मिलने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देती हैं और एक से एक तरकीबें लगाती हैं। एक दिन वो अपनी साधारण वर्दी, सिंपल यूनिफॉर्म में अपने घर से निकलती हैं और रवि सक्सेना जब अपने जिलाधिकारी कार्यालय डीएम ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो एसपी साहिबा, जो साधारण वर्दी में थीं, उनकी गाड़ी के सामने आ जाती हैं और गिर जाती हैं। जैसे ही वो गिरती हैं तो डीएम साहब, रवि और ड्राइवर घबरा जाते हैं। वे तुरंत अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस एसपी साहिबा को, जिन्हें वे नहीं जानते थे कि वो एसपी साहिबा हैं, अपनी गाड़ी में अंदर बैठाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल के लिए ले चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही गाड़ी चल पड़ती है वैसे ही एसपी साहिबा अमृता बैठ जाती हैं और डीएम से कहती हैं, आप मुझे बुरा मत मानना, मैंने ये सब आपसे मिलने के लिए किया है। जब ये सुना कि ये नाटक है तो डीएम रवि सक्सेना ने उनसे कहा, मजाक की भी कोई हद होती है। अगर तुम्हें मिलना था तो तुम मेरे घर भी आ सकती थीं। एसपी साहिबा ने कहा, मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, मैं आपसे मिल नहीं पाई। रवि सक्सेना उनसे पूछते हैं, आप क्या काम करती हो और हमसे क्यों मिलना चाहती हो? वो बोलती हैं, हम जो हैं आपसे प्यार करते हैं और हम आपके बिना अब कभी रह नहीं पाएंगे। रवि सक्सेना ने जब सुना कि ये मुझसे प्यार करती है तो वो पूछते हैं, तुम मुझे जानती हो? मैं एक आईएएस हूं और एक मामूली सी लड़की से कैसे प्यार कर सकता हूं? अगर मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना शुरू भी किया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रह सकता। फिर इसका जवाब रवि सक्सेना को उस एसपी साहिबा अमृता ने दिया और बोली, मैं एक एसपी हूं और इसी जिले में तैनात हूं। रवि सक्सेना ने जब सुना कि वो एसपी हैं तो दोनों ने फिर बातचीत की और दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है और दोनों की जो गाड़ी थी वो पटरी पर चलना शुरू करती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, रवि सक्सेना जो था वो एक सरल और सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति था। उसने जब देखा कि एसपी साहिबा उससे प्यार करती हैं तो वो उनसे शादी के लिए कहता है। चूंकि अमृता ने डीएम साहब को नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है, उसने बताया था कि वो एक कुंवारी लड़की है, तो डीएम साहब ने उनसे शादी करने की कई बार बातचीत की। तो एसपी साहिबा उनसे कह देती कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूं, 2-3 महीने और रुक जाओ, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। दोस्तों, ऐसा चलता रहता है। अब एसपी साहिबा और डीएम की शादी में जो बीच में रोड़ा था वो था योगेश। अब अमृता चाहती थी कि योगेश को किसी भी तरीके से बीच में से हटाया जाए और उससे तलाक लिया जाए। तो दोस्तों, वो उससे तलाक लेने के लिए तरकीब सोचने लगती है और एक दिन वो योगेश से कहती है, चलिए आज हम मार्केट घूम कर आते हैं और मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। योगेश अपनी टेंशन में रह रहा था, तो जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि चलिए मार्केट चलते हैं तो योगेश कहता है कि चलो चलते हैं मार्केट, मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, फिर वहां से वो मार्केट चले जाते हैं और मार्केट में जब जाते हैं तो अमृता देखती है कि कुछ लोग जो हैं वो एक लड़की को पीट रहे हैं। तो एसपी साहिबा अपना फर्ज धर्म निभाते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए गाड़ी से उतरती हैं और उन लड़कों के पास जाती हैं और उस लड़की को बचाती हैं। दोस्तों, जैसे ही वो वहां जाती हैं, लड़की को बचाती हैं, तो जो एक लड़का था जो बदमाश था वो अमृता पर हाथ उठा देता है।
अमृता पर जैसे ही हाथ उठाता है तो उसका पति योगेश वहां पहुंचता है और उस लड़के पर पास में पड़े एक डंडे से वार कर देता है। वो सीधा वार उसकी खोपड़ी पर करता है। दोस्तों, खोपड़ी पर जैसे ही वार करता है पीछे से तो उस लड़के की ऐन मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वहां पर शोर मच जाता है, लेकिन दोस्तों सभी लोग जानते थे कि योगेश ने उस लड़के को जानबूझकर नहीं मारा है, केवल अपनी पत्नी के बचाव में और उस लड़की के बचाव में मारा है। दोस्तों, पत्नी ने पत्नी धर्म निभाने की कोशिश की, लेकिन उसने पत्नी धर्म नहीं निभाया और उसने अपनी ड्यूटी को महत्व दिया और उसने अपने पति योगेश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसने उसे लॉकअप में बंद कर दिया और उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा बहुत कम से कम दिलवाऊंगी और तुम्हारे पक्ष फेवर में बात करूंगी। दोस्तों, ऐसा कहा और जब घर गई तो घर जाने के बाद उसके मन में अब विचार आने लगा कि अब मेरे बीच में जो रोड़ा था वो अब सलाखों के पीछे हो सकता है अगर मैं चाहूं तो। दोस्तों, बस इसी बात को सोचती है और सोचते हुए अपने पति के खिलाफ में लोगों को खड़ा करती है, अपने पति के विरुद्ध खड़ा करती है कि वो उसके खिलाफ गवाही दे। लेकिन दोस्तों, जो सभी लोग थे वो अमृता और योगेश के खिलाफ गवाही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि योगेश ने तुम्हारी जान बचाई और उस लड़की की जान बचाई, वो बेकसूर है, उसे हम सजा नहीं दिलवा सकते हैं। अब अमृता को ये महसूस होने लगा कि योगेश को सजा दिलाना बड़ा ही मुश्किल है, तो उसने और चाल चलना शुरू की और एक से बेहतरीन वकील को चुना कि वो उसका केस लड़े और योगेश को अंदर करवाए। दोस्तों, आप देख लीजिए कि एक पत्नी जिसे एक पति की रक्षा करनी चाहिए वो अपने पति की रक्षा नहीं करती है और अपने आशिक से शादी करने के लिए अपने पति के विरुद्ध उसे बेकसूर जेल में सजा कटवाने के लिए एक वकील को नियुक्त करती है। दोस्तों, अगले दिन जब एसपी साहिबा उस थाने में जाती हैं और वहां पर केबिन में बैठकर के केसों को पढ़ती हैं तो वहीं पर रवि सक्सेना आ जाता है और उनसे बातचीत करता है। उनसे ऐसे बातचीत करता है जैसे उसका वो प्रेमी हो, तो वास्तव में दोनों प्रेमी थे। जब योगेश लॉकअप से ही उन्हें बातचीत करते हुए देखता है तो पास खड़े हवलदार से वो पूछता है कि ये लड़का कौन है जो ऐसी बातें कर रहा है मेरी पत्नी से। तो हवलदार बोलता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ये जो लड़का बैठा है ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये तो इस जिले का आईएएस है और इससे जो हमारी एसपी साहिबा हैं ये प्यार करती हैं और हर रोज ये यहाँ मिलने आता है और एसपी साहिबा भी जब मैं इनके साथ जाता हूं तो एसपी साहिबा भी इनसे बात करती हैं, इससे मिलने जाती हैं। दोस्तों, जब ये सुना योगेश ने कि एसपी साहिबा उस आईएएस से प्यार करती हैं तो इसके बाद में योगेश का दिल टूट जाता है। एक तो वो खुद की चिंता में जी रहा था कि उसका बिजनेस ठप पड़ गया है, आगे नहीं चल पा रहा है, जिंदगी में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब दूसरा, जब उसने ये सुना कि उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ने वाली है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसकी जो मानसिक सेहत मेंटल हेल्थ थी वो क्षतिग्रस्त डैमेज हो जाती है, यानी कि वो पागल हो जाता है। वो वहीं लॉकअप में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हवलदार, जो सभी कांस्टेबल थे उस थाने के, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद में एसपी साहिबा और एसएचओ थानाध्यक्ष दरोगा वहां पहुंचते हैं और लॉकअप से बाहर निकालते हैं उसे और डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर वहां आता है और उसका मेडिकल टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद में डॉक्टर बोलता है कि ये मानसिक समस्या, मेंटल इशू का रोगी पेशेंट है, इसे मानसिक समस्या है और ये पागल है। आप इसकी दवा और इसके इलाज के लिए आप इसे पागल खाने में भेज दीजिए। दोस्तों, इसके बाद उसे आगरा के पागल खाने में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आगरा के पागल खाने में जैसे ही जाता है तो अमृता के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं और वो खुशी से झूमने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसके रास्ते में जो रोड़ा था वो पूर्ण रूप से हट चुका था। एक तो उसका पति पागल हो चुका था और उसे अब कुछ भी याद नहीं था। ऐसे ही चलता रहता है। योगेश को पागल खाने में रहते हुए 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं। 10 से 12 दिन गुजरने के बाद में एसपी साहिबा होती हैं, वो तलाक के कागजात, डिवोर्स पेपर लेकर के जाती हैं और अपने हस्ताक्षर, साइन तो पहले से ही कर चुकी थीं वो, और योगेश के भी हस्ताक्षर करवाती हैं। लेकिन दोस्तों, वो पागल था और अपना नाम भूल गया था, वो हस्ताक्षर कैसे करता। तो एसपी साहिबा योगेश नाम को लिखती हैं और कहती हैं कि ऐसा ऐसा बनाओ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि मानसिक समस्या, मेंटली इशू कितनी भी आ जाए, कितनी भी हो जाए, जो दिमाग है वो दिमाग रहता है। जब योगेश को ये बताया जाता है कि ऐसे लिखो तो वो ऐसे ऐसे लिख करके वैसे ही लिख देता है और वैसे ही लिखता है जैसे वो अपने हस्ताक्षर किया करता था, क्योंकि दोस्तों हाथ की जो अभ्यास प्रैक्टिस थी वो कहीं नहीं गई थी। तो इस तरह से उनका आपस में तलाक, डाइवोर्स हो जाता है। दोस्तों, तलाक होने के बाद में एसपी साहिबा जो होती हैं वो अब आईएएस सर से कहती हैं कि अब आप हमसे शादी कर सकते हैं। दोस्तों, आईएएस रवि सक्सेना ने जब एसपी साहिबा के मुंह से सुना कि वो शादी करने के लिए तैयार हैं तो आईएएस साहब कहते हैं कि ठीक है, हम 1 साल बाद तुमसे शादी करेंगे, तब तक हम तुम्हारे रिश्ते रिलेशन में रहते हैं। अब दोस्तों, एक दिन योगेश होता है,
वो जैसे तैसे करके उस आगरा के पागल खाने से भागता है। और दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए, योगेश उसी घर पर उसी चौखट पर जाकर के बैठ जाता है जो चौखट उसके मित्र की होती है, जो कि उसके बचपन का दोस्त था और साथ में ही पढ़ा करता था। वो घर उसके बचपन के दोस्त राहुल का होता है। राहुल के घर पर वो रात भर वहीं बैठा रहता है और सुबह जब होती है, राहुल जब घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक पागल सा बैठा है, भिखारी सा बैठा है। तो उसकी जब वो शक्ल को देखता है तो उसे देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह उसे सीने से लगा लेता है और उसे अंदर घर में ले जाता है। दोस्तों, घर में जाने के बाद जो राहुल के माता पिता थे वो योगेश को प्रेम करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन योगेश को कुछ भी याद नहीं था। अब राहुल के माता पिता को राहुल को लगने लगता है कि शायद इसकी मानसिक सेहत, मेंटल हेल्थ सही नहीं है। दोस्तों, फिर राहुल के माता पिता योगेश को एक अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज, ट्रीटमेंट शुरू करता है। दोस्तों, डॉक्टर अच्छा था, प्राइवेट हॉस्पिटल था, महंगा था, महंगी फीस थी उसकी, तो डॉक्टर योगेश को 4 महीने के अंदर ही सही कर देता है। और 4 महीने के अंदर जब वो सही हो जाता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। योगेश जो था राहुल के घर में ही था, तो राहुल के माता पिता उससे बातचीत करते हैं कि बेटे, तुम्हारी ऐसी जो स्थिति है वो कैसे हुई और तुम पागल कैसे हुए। तो योगेश उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसका बिजनेस था वो ठप पड़ गया था और उसकी जो पत्नी है वो एक IAS ऑफिसर से प्यार करती है और उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, तो वो इसे झेल नहीं पाया और ऐसे ऐसे पागल हो गया। दोस्तों, बड़ी ही रोचक इंटरेस्टिंग कहानी थी योगेश की। जब राहुल और राहुल के माता पिता ने सुनी तो वो भी दंग रह गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए। इसके बाद में योगेश अपने दोस्त और अपने माता जो राहुल के माता पिता थे उनका एहसान मानते हुए उनसे विदा लेता है। कहता है कि मैं आपका ये जो एहसान है उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी जो सेवा की है, मैं आपकी इस सेवा के बदले में आपकी सेवा जरूर करूंगा। दोस्तों, ऐसा कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद में दोस्तों उसकी कंपनी डूब चुकी थी, वो कहीं का भी नहीं रहा था। अब वो सोचता है कि अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए, तो उसके मन में एक नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार आता है कि कुछ नहीं करेगा, केवल रोड पर, सड़क पर भीख ही मांगेगा। ऐसे अब वो यही सोचता है और सोचते सोचते फिर भीख मांगने लगता है। एक दिन योगेश को अपनी पत्नी की याद आ जाती है, भीख मांगते मांगते, और सोचता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया और धोखा देने के बावजूद भी उससे तलाक नहीं लिया है। तो वो सोचता है कि जब भी उसकी पत्नी उसे मिलेगी तो वो उससे तलाक ले लेगा। दोस्तों, ऐसा ही सोचता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने धोखे में उससे तलाक ले लिया है। जो रवि सक्सेना और अमृता की जो शादी की तारीख थी वो आ जाती है और उनकी शादी होनी थी, तो शादी एक धर्मशाला में होती है। दोस्तों, अब SP साहिबा और IAS साहब की, IAS ऑफिसर की शादी थी। बड़ा ही रुतबा था, बड़े बड़े लोग आए थे शादी में। तो शादी हो रही थी। जब शादी का जो पूरा सजावट, डेकोरेशन थी वो देखी योगेश ने, तो उसे बहुत भूख लगती है, तो वो अंदर चला जाता है। जैसे तैसे करके गार्ड को चकमा देकर के अंदर घुस जाता है। जो सभी बाराती थे, जो घर गृहस्थी के नाते रिश्तेदार थे, वो सब अपना अपना खाना खा करके वहां से निकल चुके थे। जब बारी आती है दूल्हा और दुल्हन की खाने के लिए, तो उनके लिए एक अजीब तरह के जो वेटर लोग होते हैं वो अपनी टिप के लिए अच्छे से सजाते हैं और दूल्हा दुल्हन को वहां बिठाते हैं। दूल्हा दुल्हन के जो सगे संबंधी होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनके लिए भी कुर्सी चेयर लगाते हैं, बड़े अच्छे से सजाते हैं और वहां पर दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं और लोगों को भी बिठाते हैं उनके साथ के। तो ऐसे ही दोनों दूल्हा दुल्हन खाना खाने लगते हैं। दोस्तों, जब दूल्हा दुल्हन अंत में, एंड में खाते हैं, तो शादी का जो कार्यक्रम, फंक्शन होता है वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि लोग अपने अपने घर जा चुके होते हैं। तो उसी समय पर योगेश की एंट्री होती है और वो अपना खाना पीना ऐसे खाने लगता है। तो खाना खाते खाते उसकी नज़र अचानक से मुख्य मेज, मेन टेबल पर पड़ती है, जिस पर दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे थे। वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद देखता है कि जो दुल्हन के रूप में बनी बैठी है, जो सजी बैठी है, वो कोई और नहीं है बल्कि उसकी पत्नी अमृता है। दोस्तों, अमृता को देख वो फूला नहीं समाया और तुरंत अपने आप से कहता है कि मुझे इससे अभी तलाक की बातें करनी हैं। लेकिन दोस्तों, उसके मन में एक बात आती है कि साथ में दूल्हा बैठा है जो उससे शादी करना चाहता है, और अगर वो आगे बढ़ेगा और उससे कुछ बातचीत करने की भी कोशिश करेगा तो शायद जो साथ में बैठा IAS ऑफिसर है वो उससे शादी न करे। तो दोस्तों, वो अपने कदमों को पीछे रोक लेता है। दोस्तों, इसके बाद में जो SP साहिबा थी, दुल्हन के जोड़े में बैठी थी, वहां पर जब उनकी भी नज़र उस भिखारी के ऊपर जाती है तो उसे देख करके, उसके हुलिये को देख करके दंग रह जाती हैं। उन्हें शायद अभी भी लगता है कि जो योगेश है वो पागल है और पागल बना घूम रहा है। तो वो उस पागल को आवाज देती हैं कि योगेश, इधर आओ। योगेश को जब आवाज देती हैं तो सभी मित्रगण
आईएएस रवि सक्सेना सभी हैरान हो जाते हैं कि दुल्हन आखिर में इस शख्स को आवाज क्यों दे रही है। दोस्तों, पति था तो उसे इसीलिए आवाज दी कि पति देखेगा और एक पागल है और अच्छे से आशीर्वाद देगा। तो जो मैडम साहिबा थीं, वो जब आता है योगेश तो उनके पैर छूती हैं और उससे सक्सेना से भी कहती हैं आईएएस से कि आप भी इनके पैर छुओ, ये भिखारी है और ये पागल है और इनकी जो आत्मा है वो शुद्ध है, वो साफ है और इन्होंने जिसको आशीर्वाद दिया है उसकी जो लाइफ है वो हमेशा बुलंदियों पर पहुंची है। दोस्तों, इस बात को मानते हुए आईएएस भी उसके पैर छूने लगता है। अब तक ये बात समझ में नहीं आती है योगेश के पैर क्यों छू रहे हैं। तो योगेश फिर वहां से चला जाता है। वो कुछ कहना नहीं चाहता था, कुछ कहता तो उसकी पत्नी की शादी टूट जाती। तो दोस्तों, जैसे ही वो जाने लगता है तो शादी थी। शादी में अच्छे अच्छे सरकारी नौकरी, सर्विस जॉब पर जो थे, सरकारी नौकरी पर जो थे वो आए हुए थे। तो जो अमृता थी उसके साथ के कांस्टेबल भी आए थे और वहीं पर खड़े थे। तो आईएएस रवि सक्सेना ने उस कांस्टेबल से पूछा कि इतने करीबी से जानती हैं ये एसपी साहिबा इस व्यक्ति को, कौन है ये? अब दोस्तों, एक पति जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था उसके लिए पागल हो बैठा। जब ऐसा देखा उस कांस्टेबल ने कि एक पति यहां आया था और अपनी पत्नी की लाइफ को बर्बाद, डिस्ट्रॉय किए बिना ही चला गया, और वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की लाइफ खराब हो और बिना कुछ कहे ही चला गया। जब ये देखा उस कांस्टेबल ने तो उससे रहा नहीं गया और जैसे ही आईएएस ऑफिसर ने उससे पूछा कि कौन था ये भिखारी पागल सा, तो तुरंत ही उस कांस्टेबल ने उस आईएएस ऑफिसर से कह दिया कि ये जो भिखारी था ये कोई और नहीं, ये आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं एसपी साहिबा से, इनका ये तलाकशुदा पति है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में वहां पर जितने भी मेहमानगण खड़े थे वो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये कांस्टेबल आखिर बोल क्या रहा है और ऐसा बोल क्यों रहा है। रवि सक्सेना को एक बात के लिए तो विश्वास ही नहीं होता। फिर उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी एसपी साहिबा से पूछा कि क्या ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है। तो एसपी साहिबा उनसे बोलती हैं कि ये जो कांस्टेबल है ये भी पागल हो गया है और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसे कुछ भी नहीं पता है और इसे अभी तुरंत इस शादी से निकलवाओ। दोस्तों, आईएएस जो होता है वो ऐसी झूठी कहानियों को अपनी जेब में रखता है और अपनी पत्नी जो होने वाली थी उस पर विश्वास नहीं करता है और तुरंत ही जांच पड़ताल लगाता है और अपने बंदों से संपर्क, कांटेक्ट करता है, पूछता है कि इस बंदे की खोजबीन की जाए। दोस्तों, 10 मिनट होते हैं और 10 मिनट के बाद में ही आईएएस रवि सक्सेना को पता चल जाता है कि ये जो लड़का है ये वास्तव में इस लड़की का एसपी साहिबा का तलाकशुदा पति है। दोस्तों, जब उस लड़की की असलियत समझी तो उन्होंने तुरंत उस योगेश को जाते हुए रोका और उसे अपने पास बुलाया और उससे बातचीत की और उससे कहा कि भाई, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करने वाला था और तुमने मुझे शादी करने से रोका नहीं, अपनी पत्नी को रोका नहीं, ऐसा क्यों किया? तो योगेश ने कहा कि तारांकन इटू, मैंने इससे हमेशा प्यार था, न कि इसके रुतबे से, और इसने मुझसे प्यार किया या नहीं किया मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैंने हमेशा इससे प्यार किया और मैं जिस चीज से, जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, उसे कभी भी मुरझा नहीं सकता, उसे कभी भी दुख की हालत में नहीं देख सकता। अगर मैं यहां कुछ बोलता तो शायद आप इससे नाराज हो जाते और आप इससे शादी न करते। मैं यहां पर जानबूझकर नहीं आया था कि आप इन दोनों की शादी हो रही है, मैं तो वैसे ही अंदर आ गया था खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने जब आपको और इस अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और अंतिम बार देखने के लिए आ गया। तो ये सब सुनने के बाद में आईएएस साहब की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो फिर कहते हैं कि जो लड़की अपने सगे पति की नहीं हुई, जान से ज्यादा प्यार करने वाले पति की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी। दोस्तों, बस वो ऐसा कहते हैं और एसपी साहिबा को धक्के मार करके उसे उस जगह से साड़ी जो पहन रखी थी वैसी ही हालत में उसे निकाल देते हैं और फिर वहां से शादी तोड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। और एक आईएएस ऑफिसर को धोखा देने और अपने आप को एक कुंवारी लड़की बताने के जुर्म में एसपी साहिबा की वर्दी छीन ली जाती है और उन्हें तुरंत ही निलंबित, सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, निलंबित होने के बाद जो जिंदगी थी एसपी साहिबा की वो बद से बदतर हो जाती है और जो योगेश था वो फिर से अपने आप को उस भिखारी के दलदल से बाहर निकालते हुए फिर से अपने आप को प्रेरित, मोटिवेट करता है और प्रेरित करने के बाद अपने आप को दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करता है और फिर मेहनत और मजदूरी करता है। दोस्तों, जो ये कहानी है हमें ये सिखाती है कि अगर आप आधी को छोड़ करके पूरी के लिए भागेंगे तो आपको न तो पूरी मिलेगी और न ही आपको आधी मिलेगी। तो मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से केवल यही कहना चाहूंगा कि आपको जो दिया है उसी पर जिएं, उसी के साथ जिएं। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे कुछ बेहतर पा सकते हैं तो उसे खोए मत, बल्कि आप उसके साथ साथ में कुछ और अर्जित करने की सोचिए। आप अगर उसे खोकर के कुछ अर्जित करने की सोचेंगे तो आप न तो यहां के रहेंगे न वहां के रहेंगे। कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली ऐसी ही कहानी के साथ। हमारे इस चैनल क्राइम वार्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।